आज से लगभग 70,000 साल पहले हमारी धरती पर कई तरह के इंसान रहते थे। इन इंसानों की कई प्रजातियां थीं, जैसे होमो इरेक्ट्स, होमो नेएंडरथल्स और होमो सैपियंस। लेकिन आज सिर्फ एक ही प्रजाति बची है, हम यानी होमो सैपियंस। सवाल यह उठता है कि बाकी सब कहाँ चले गए? क्या हमने उन्हें मार दिया, या क्या हम उनसे ज़्यादा बुद्धिमान थे और हम ही टिक पाए? शुरुआत में सैपियंस भी बाकी जानवरों की तरह ही थे। वे जंगलों में रहते थे, फल तोड़ते थे, जानवरों का शिकार करते थे और छोटे छोटे झुंडों में घूमते थे। पर उनमें कुछ खास बात थी, वे कल्पना कर सकते थे, कहानियां बना सकते थे और एक दूसरे के साथ मिलकर बड़े समूह में काम कर सकते थे। यहीं से शुरू हुई इंसानी सभ्यता की असली कहानी। कल्पना करने की यह शक्ति, जिसे कॉग्निटिव क्रांति कहा जाता है, लगभग 70,000 साल पहले शुरू हुई। इसने इंसानों को भाषा, मिथक, धर्म और संस्कृति विकसित करने की क्षमता दी। अब इंसान सिर्फ यह नहीं कहते थे कि ये शेर है, बल्कि यह भी कह सकते थे कि शेर हमारा रक्षक है या शेर एक भगवान है। इस तरह की कल्पनाओं ने सैपियंस को बाकी जानवरों से बिल्कुल अलग बना दिया। जैसे जैसे इंसान मिलकर काम करने लगे, उन्होंने बड़े बड़े समुदाय बनाए जिनमें हजारों लोग रह सकते थे। उन्होंने कहानियां बनाई जिनमें वे खुद को एक समूह का हिस्सा समझने लगे। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई कहे कि वह भारत का नागरिक है, तो यह एक कल्पनात्मक विचार है, लेकिन ये कल्पना लाखों लोगों को एकजुट कर सकती है। यही शक्ति सैपियंस की असली ताकत बनी। धीरे धीरे सैपियंस ने अफ्रीका से बाहर निकलना शुरू किया और पूरे यूरोप और एशिया में फैल गए। जहां जहां वे गए, वहां पहले से रहने वाले इंसानों की प्रजातियां या तो गायब हो गईं या विलुप्त हो गईं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है कि सैपियंस ने उन्हें लड़ाई में हराया हो या उनके संसाधनों को छीन लिया हो। ये भी हो सकता है कि वे उनके साथ मिले जुले और धीरे धीरे उनकी जगह ले ली। इस बीच इंसान ने आग जलाना, औजार बनाना और शिकार करना सीखा। उन्होंने ये भी सीखा कि जानवरों को कैसे फंसाया जाए और अपने खाने का भंडार कैसे रखा जाए। ये सब करते हुए इंसानों ने धीरे धीरे अपने दिमाग को तेज किया और अपने शरीर को अनुकूल बनाया। एक दिलचस्प बात यह है कि उस समय के सैपियंस आज के मुकाबले ज़्यादा ताकतवर और बुद्धिमान हो सकते थे, क्योंकि उन्हें हर दिन अपना दिमाग और शरीर दोनों इस्तेमाल करना पड़ता था। फिर आया खेती का युग, जिसे कृषि क्रांति कहा जाता है। ये लगभग 10,000 साल पहले शुरू हुई। इंसानों ने जानवरों को पालना और फसलों की खेती करना शुरू किया। शुरुआत में यह एक बड़ी सफलता लगती थी। अब इंसान को हर रोज शिकार पर जाने की ज़रूरत नहीं थी। पर असल में ये क्रांति इंसान के लिए एक जाल जैसी बन गई। खेती करने के लिए इंसान को एक ही जगह बसना पड़ा। इससे इंसान की ज़िंदगी ज़्यादा मेहनत वाली और एक ही धर्रे पर चलने वाली बन गई। उन्हें सुबह से शाम तक खेतों में काम करना पड़ता था और बदले में उन्हें सिर्फ गेहूं, चावल या जौ जैसी एक या दो चीज़ें खाने को मिलती थीं। पहले जहां इंसान 50 तरह के फल और जानवर खाते थे, अब उनका खाना सीमित हो गया। खेती से आबादी बढ़ी, लेकिन ये भी एक मुसीबत बन गई। जैसे जैसे आबादी बढ़ी, वैसे वैसे ज़्यादा अनाज चाहिए था। ज़्यादा अनाज उगाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। धीरे धीरे इंसान ज़मीन, पानी और जानवरों को अपने हिसाब से ढालने लगा। उसने गाय, भेड़, बकरी जैसे जानवरों को पालतू बनाया। लेकिन इन जानवरों की हालत और भी खराब हो गई। वे आज़ाद जंगलों से निकलकर छोटे छोटे बाड़ों में बंद हो गए। इस दौरान इंसानों ने बस्तियां बनाईं। पहले लोग इधर उधर घूमते थे, अब वे एक ही जगह रहने लगे। बस्तियां धीरे धीरे गांवों और फिर शहरों में बदल गईं। इंसानों ने मकान बनाए, अनाज के भंडार बनाए और दूसरों से व्यापार करना शुरू किया। लेकिन इन सब के साथ एक नई समस्या आई, संपत्ति। अब कुछ लोगों के पास ज़्यादा ज़मीन, ज़्यादा अनाज और ज़्यादा चीज़ें थीं। इससे असमानता पैदा हुई। जहां पहले सभी इंसान लगभग बराबर थे, अब कुछ अमीर और कुछ गरीब हो गए। ये फ़र्क इतना बड़ा कि समाज में ऊंच नीच की सोच विकसित हो गई। और इसे बनाए रखने के लिए धर्म और संस्कृति ने मदद की। अब धर्म ये बताने लगा कि कोई अमीर क्यों है और कोई गरीब क्यों। ये विचार धीरे धीरे इतने मजबूत हो गए कि लोगों ने इन्हें सच मान लिया। इसी के साथ सत्ता का जन्म हुआ। राजाओं, नेताओं और सेना ने लोगों पर शासन करना शुरू किया। इंसानों ने कानून बनाए, न्याय व्यवस्था बनाए और एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए कागज़ के दस्तावेज बनाए, जैसे कि ज़मीन के कागज़, व्यापार की रसीदें और बाद में मुद्रा यानी पैसे। ये सब मिलकर एक नए तरह की दुनिया बना रहे थे, एक ऐसी दुनिया जो पूरी तरह कल्पनाओं, कहानियों और सामूहिक विश्वास पर टिकी थी। फिर व्यापार और बाजार का युग शुरू हुआ। लोगों ने चीज़ें खरीदना बेचना शुरू किया और इसके लिए मुद्रा का इस्तेमाल किया गया। मुद्रा भी एक कल्पना थी, एक कागज़ के टुकड़े को सबने मिलकर यह मान लिया कि इसका मूल्य है। इसी वजह से यह काम करता था। आज भी हम पैसे के पीछे दौड़ते हैं, जबकि वह असल में सिर्फ एक सामाजिक समझौता है। इन सब परिवर्तनों के बीच इंसानों ने धर्म को भी एक व्यवस्था के रूप में अपनाया। हर समाज में अपने अपने देवी देवता और मान्यताएं थीं, लेकिन जैसे जैसे समाज बड़ा हुआ, वैसे वैसे उन मान्यताओं में बदलाव आने लगा। कुछ धर्म वैश्विक स्तर पर फैलने लगे, जैसे बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम।
इन धर्मों ने लोगों को एक सूत्र में बांधने में मदद की। धर्म ने इंसानों को यह समझाया कि वे क्यों पीड़ित हैं, उन्हें क्या करना चाहिए और उन्हें कैसे जीना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही धर्म का इस्तेमाल सत्ता और नियंत्रण के लिए भी किया गया। कभी कभी धर्म लोगों को एकजुट करता था तो कभी उन्हें बांटता भी था। इतिहास का ये हिस्सा बताता है कि इंसान का विकास सिर्फ शरीर और औजारों से नहीं हुआ, बल्कि कहानियों, विश्वासों और सामूहिक सोच से भी हुआ। हम जो आज हैं वह सब हमारी कल्पनाओं की शक्ति का परिणाम है, और यही शक्ति हमें बाकी सभी प्रजातियों से अलग बनाती है। मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ वह समय था जब अलग अलग क्षेत्रों की सभ्यताएं एक दूसरे से टकराने और आपस में जुड़ने लगीं। पहले इंसान अपने अपने छोटे इलाकों तक ही सीमित थे, लेकिन जैसे जैसे तकनीक, व्यापार और युद्ध बढ़ा, इंसानों ने बड़े पैमाने पर एक दूसरे के साथ संपर्क बनाना शुरू कर दिया। ये संपर्क सिर्फ वस्तुओं का नहीं था, बल्कि विचारों, संस्कृतियों और विश्वासों का भी था। जब एक सभ्यता दूसरी सभ्यता से मिलती थी तो उनके बीच प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और कभी कभी मेलजोल होता था। ये प्रक्रिया धीमी लेकिन गहरी थी और इसने दुनिया को एक वैश्विक समाज में बदलने की दिशा में धकेला। इन टकरावों में सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कौन सा विचार लंबे समय तक टिक पाया। कोई सभ्यता युद्ध में हार गई, पर उसकी भाषा या धर्म दूसरे क्षेत्र में फैल गया। उदाहरण के लिए, फारस के लोग कई बार यूनान से लड़े, लेकिन बाद में इस्लाम के साथ अरबों की संस्कृति वहां तक पहुंच गई। ठीक वैसे ही बौद्ध धर्म भारत से चीन, जापान और कोरिया तक पहुंच गया। एक विचार अगर लोगों को एक साथ जोड़ता था तो वह सीमाओं को पार कर जाता था। एक ओर जहां धर्म इंसानों को एकजुट कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर साम्राज्य बन रहे थे। साम्राज्य वे होते हैं जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग एक ही राजनीतिक ढांचे के अधीन रहते हैं। एक राजा या सम्राट कई जातियों, भाषाओं और संस्कृतियों पर राज करता है। ये सोच आज के लोकतंत्र से बिल्कुल अलग थी, लेकिन तब के समय में यह जरूरी थी क्योंकि लोग बंटे हुए थे और उन्हें किसी एक व्यवस्था की जरूरत थी। हालांकि हर साम्राज्य टिकाऊ नहीं होता था। कुछ थोड़े समय में बिखर जाते थे, कुछ सैकड़ों सालों तक चलते थे। साम्राज्यों ने लोगों पर कर लगाए, कानून बनाए, सेना बनाई और सड़कों, पुलों और शहरों का निर्माण किया। ये सब एक केंद्रीकृत व्यवस्था का हिस्सा था, लेकिन इसके पीछे भी एक विचार ही काम करता था कि सब एक सत्ता के अधीन रहें। इस व्यवस्था ने लोगों को सुरक्षा दी, पर साथ ही उनसे उनकी आज़ादी भी छीन ली। फिर भी बहुत लोग इस व्यवस्था को मानते रहे क्योंकि इससे उन्हें जीवन में स्थिरता और संरचना मिली। इसी दौरान व्यापार का बहुत तेजी से विकास हुआ। पहले लोग वस्तु विनिमय करते थे, जैसे गेहूं के बदले दूध। लेकिन जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, ये तरीका जटिल हो गया। इसलिए एक नया माध्यम आया, पैसा। शुरू में ये सिक्कों के रूप में था, जिनका मूल्य धातु में होता था, सोना, चांदी, तांबा। बाद में कागज के नोट आए, जिनमें असली कोई मूल्य नहीं था, बस लोगों का विश्वास था। पैसे ने व्यापार को आसान बना दिया और लोग अजनबियों के साथ भी सौदा करने लगे क्योंकि उन्हें पैसे पर भरोसा था। पैसा सिर्फ एक आर्थिक साधन नहीं था, यह एक सांस्कृतिक अवधारणा बन गया। हर कोई पैसे चाहता था क्योंकि वह जीवन की सुविधाओं का दरवाज़ा खोलता था। धीरे धीरे इंसान की सोच भी पैसे की ओर झुकने लगी। अब धर्म, संस्कृति और यहाँ तक कि रिश्ते भी पैसे से प्रभावित होने लगे। ये बदलाव धीरे धीरे आया, लेकिन इतना मजबूत था कि आज हमारी जिंदगी का हर हिस्सा इससे जुड़ा है। पैसे और व्यापार के साथ साथ विज्ञान का भी विकास हुआ। पहले इंसान प्राकृतिक घटनाओं को देवी देवताओं से जोड़ते थे, लेकिन फिर कुछ लोगों ने ये सवाल उठाया कि क्या कोई तरीका है जिससे हम सच को अनुभव और परीक्षण के जरिए जान सकें। यहीं से शुरू हुई वैज्ञानिक क्रांति। ये क्रांति एक विचार से शुरू हुई कि हम नहीं जानते। ये अज्ञेयता की स्वीकृति ही विज्ञान का आधार बनी। जब इंसान ने मान लिया कि वह सब कुछ नहीं जानता, तभी उसने सवाल पूछना शुरू किया और प्रयोग किए। गैलीलियो, न्यूटन और बाद में आइंस्टीन जैसे वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड को समझने के नए तरीके खोजे। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं थे, ये दुनिया को देखने का नया तरीका था। पहले जहां लोग सोचते थे कि बारिश किसी देवता की कृपा है, अब वे समझने लगे कि यह एक भौतिक प्रक्रिया है। ये बदलाव गहरा था और इसने समाज, धर्म और राजनीति को भी प्रभावित किया। लेकिन वैज्ञानिक खोजों का असली असर तब हुआ जब उनका इस्तेमाल तकनीक में होने लगा। जैसे भाप इंजन, बिजली, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, टेलीफोन, कंप्यूटर, ये सब विज्ञान और पूंजीवाद के मिलन का नतीजा था। पूंजीवाद यानी एक ऐसी व्यवस्था जहां व्यापार और मुनाफे को प्राथमिकता दी जाती है। वैज्ञानिक खोजें नई नई चीजें बनाती रहीं और व्यापार उन्हें बेचता रहा। इससे दोनों को फायदा हुआ और मानव सभ्यता तेजी से बदलने लगी। अब दुनिया एक नई दिशा में जा रही थी, औद्योगिक क्रांति की ओर। ये क्रांति यूरोप में शुरू हुई और धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गई। गांवों के लोग शहरों में काम की तलाश में आने लगे। कारखाने बने, मशीनें आई, उत्पादन बढ़ा और खपत भी। लोगों को नौकरी मिली, पैसे मिले, लेकिन साथ ही जीवन की गति बहुत तेज हो गई। अब हर चीज समय और लाभ से जुड़ गई थी। इंसान ने अब न सिर्फ प्रकृति को, बल्कि खुद को भी बदलना शुरू कर दिया।
उसने अपने जीवन को मशीनों के साथ जोड़ लिया, घड़ी से, ट्रेनों से, कारखानों से। अब काम करने का समय तय था और विश्राम भी एक शेड्यूल बन गया था। जीवन में अनुशासन आया, पर साथ ही तनाव और अलगाव भी बढ़ा। पहले लोग बड़े परिवारों और समुदायों में रहते थे, अब अकेलेपन का युग शुरू हुआ। इसी समय इंसान ने जानवरों के साथ भी अपने रिश्ते को पूरी तरह बदल दिया। पहले इंसान शिकार करता था, फिर पशुपालन किया और अब वह जानवरों को महज उत्पाद मानने लगा। गाय, मुर्गी, सुअर सबको बंद फॉर्मों में रखा जाने लगा, जहां वे केवल इंसान के लिए उत्पादन करते हैं, दूध, अंडा, मांस। इन जानवरों की जिंदगी अब प्राकृतिक नहीं रही। वे पैदा होते हैं, मशीनों की तरह बड़े होते हैं और फिर मारे जाते हैं। ये दर्दनाक बदलाव भी आधुनिकता का एक हिस्सा बन गया है। इंसान अब खुद को सर्वोच्च मानने लगा था। उसने धरती पर हर जीव, पेड़, नदी और पहाड़ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन इस लालच ने प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचाया। जंगल कटने लगे, नदियां गंदी होने लगीं, जानवरों की कई प्रजातियां विलुप्त हो गईं। इंसान ने जितना विकास किया उतना ही विनाश भी किया। अब सवाल यह है कि क्या हम इस विकास को संभाल पाएंगे। इतिहास की यह यात्रा बताती है कि इंसान सिर्फ मांस और हड्डियों का जीव नहीं है, बल्कि वह कल्पनाओं, विश्वासों और विचारों का जीव है। हमने सामूहिक रूप से मिलकर दुनिया को जैसा देखा वैसा बना दिया। चाहे वह धर्म हो, पैसा हो, विज्ञान हो या राष्ट्र, ये सब हमारी सामूहिक कल्पनाओं के निर्माण हैं। हम सब मिलकर तय करते हैं कि क्या सच है और क्या नहीं। और यही हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा खतरा भी है। आधुनिक युग की शुरुआत एक महत्वपूर्ण विचार से हुई जिसे हम मानववाद कहते हैं। मानववाद का मतलब है कि इंसान को सर्वोपरि माना जाए, उसकी इच्छाओं, भावनाओं और सोच को महत्व दिया जाए। पुराने समय में इंसान खुद को ईश्वर की इच्छा का साधन मानता था, लेकिन अब वह खुद को ही सबसे महत्वपूर्ण मानने लगा। उसने ये सोचना शुरू किया कि जीवन का अर्थ वही है जो इंसान उसे देता है। ये बदलाव धीरे धीरे आया और बहुत गहराई से समाज में फैल गया। स्कूलों में, साहित्य में, राजनीति में, हर जगह मानव की स्वतंत्र इच्छा और अधिकारों पर जोर दिया जाने लगा। इसी सोच से लोकतंत्र का जन्म हुआ, जहां हर व्यक्ति की राय को महत्व मिला। पहले जहां राजा की मर्जी चलती थी, अब जनता की आवाज़ सुनी जाने लगी। लेकिन ये भी एक कल्पना थी, एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हम मानते हैं कि सभी लोग बराबर हैं और उनका वोट बराबर असर करता है। फिर भी यह कल्पना बहुत शक्तिशाली साबित हुई, क्योंकि इसने समाज को ज़्यादा न्यायपूर्ण और सहयोगी बनाने की कोशिश की। मानववाद के साथ साथ वैज्ञानिक और तकनीकी खोजें तेजी से बढ़ीं। अब इंसान सिर्फ प्रकृति को समझने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह उसे नियंत्रित भी करने लगा। इंसान ने बिजली पैदा करना सीखा, दवाइयाँ बनाई, हवाई जहाज उड़ाए, रेडियो और टेलीविज़न से दूर दराज की बातों को सुना और फिर कंप्यूटर और इंटरनेट से पूरी दुनिया को जोड़ दिया। ये सब किसी जादू जैसा लग सकता है, लेकिन ये जादू नहीं, विज्ञान और कल्पना की ताकत थी। अब इंसान के पास इतनी शक्ति थी कि वह बीमारियों को हरा सकता था, प्रकृति को बदल सकता था, यहाँ तक कि जीवन और मृत्यु पर भी सवाल उठा सकता था। जैव तकनीक और जेनेटिक इंजीनियरिंग से इंसान अब खुद को नया रूप देने की तैयारी में है। वह चाहता है कि वह और लंबा जिए और तेज सोचे और कमजोरियों से मुक्त हो जाए। ये बदलाव हमें एक नई प्रजाति की ओर ले जा सकता है, जिसे कुछ लोग सुपरह्यूमन कहते हैं। लेकिन इस विकास के साथ साथ कई मुश्किल सवाल भी खड़े हो गए हैं। अगर हम इंसानों को फिर से डिज़ाइन कर सकते हैं, तो क्या हम सबको बराबर मौका देंगे? क्या अमीर लोग पहले ये सुविधा नहीं ले लेंगे? और अगर कुछ लोग बहुत शक्तिशाली बन गए तो क्या वे बाकी लोगों को दबा नहीं देंगे? ये सब सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या तकनीक सिर्फ समाधान है या वह एक नया संकट भी पैदा कर सकती है। अब बात करते हैं आधुनिक समाज की संरचना की। पहले लोग अपने समुदाय, धर्म और परंपराओं से जुड़ाव महसूस करते थे। आज की दुनिया में लोग बड़े शहरों में रहते हैं, काम के पीछे भागते हैं और जीवन की रफ्तार इतनी तेज हो गई है कि बहुत लोग अकेलापन महसूस करते हैं। सोशल मीडिया, मोबाइल और इंटरनेट ने सबको जोड़ तो दिया है, लेकिन एक गहराई से हम और ज़्यादा अलग थलग हो गए हैं। लोग अब अपनी पहचान खुद बनाते हैं, अपने कपड़ों से, सोच से, पसंद से। लेकिन ये पहचान टिकाऊ नहीं होती। रोज़ नई फैशन, नए विचार, नए ट्रेंड आते हैं। हम खुद को लगातार बदलते रहते हैं, जिससे अस्थिरता बढ़ती है। पहले जीवन में स्थिरता थी, लोग जन्म से मृत्यु तक एक ही गांव या शहर में रहते थे, एक ही पेशा करते थे। अब हर चीज़ बदलती है, नौकरी, घर, दोस्त, सोच, सब कुछ। इस अस्थिरता से तनाव और चिंता भी बढ़ गई है। लोग मानसिक रूप से थके हुए हैं, क्योंकि वे लगातार प्रतिस्पर्धा में हैं, दूसरों से और खुद से भी। हर कोई सबसे बेहतर बनना चाहता है, सबसे अच्छा दिखना, सबसे ज़्यादा कमाना, सबसे सफल होना। लेकिन ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती और इससे जीवन में शांति नहीं आती। अब बात करते हैं पूंजीवाद की। यह विचार कहता है कि बाजार की ताकतें ही समाज को चला सकती हैं। अगर हर कोई अपने फायदे के लिए काम करे तो पूरे समाज को लाभ होता है। ये सोच गहराई से फैली हुई है। सरकारें, कंपनियां और लोग सब बाजार के नियमों के हिसाब से चलते हैं।
लेकिन पूंजीवाद ने कई असमानताएं भी पैदा की हैं। अमीर और अमीर होते गए, गरीब वहीं के वहीं रह गए। कंपनियां अब इतने ताकतवर हो गई हैं कि कई बार सरकारों से भी ऊपर हो जाती हैं। इन कंपनियों के पास सिर्फ पैसा नहीं है, बल्कि लोगों की सोच को प्रभावित करने की ताकत भी है। विज्ञापन, ब्रांडिंग और मार्केटिंग के जरिए वे हमें बताते हैं कि हमें क्या चाहिए, कैसे दिखना चाहिए और कैसे जीना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम अपनी मर्जी से चुनाव कर रहे हैं, लेकिन कई बार यह चुनाव हमारे अंदर धीरे धीरे डाले गए विचारों का नतीजा होते हैं। अब एक और बड़ा बदलाव आया है ग्लोबलाइजेशन का। इसका मतलब है कि अब दुनिया के कोने कोने आपस में जुड़े हुए हैं। एक देश में कुछ होता है तो उसका असर दूसरे देश में भी पड़ता है। व्यापार, तकनीक, राजनीति और यहाँ तक कि पर्यावरण भी अब सिर्फ एक देश की बात नहीं रह गई। कोरोना जैसी महामारी ने दिखा दिया कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं। अगर एक जगह संकट है तो उसका असर सब पर पड़ता है। लेकिन साथ ही ये जुड़ाव कई बार पहचान के संकट को भी जन्म देता है। लोग अब ये सोचते हैं कि वे कौन हैं, भारतीय, मुसलमान, स्त्री, पुरुष, उपभोक्ता, नागरिक या बस एक इंसान। इतनी सारी पहचानें एक साथ होना कभी कभी भ्रम पैदा करता है। इसी वजह से कई बार लोग कट्टर विचारों की ओर लौटते हैं, धर्म, जाति, राष्ट्रवाद, ताकि उन्हें कोई मजबूत पहचान मिल सके। अब हम आते हैं सबसे गहरे और दिलचस्प सवाल पर, क्या इंसान अब भी वही प्राणी है जो हजारों साल पहले था, या अब वह एक बिल्कुल नया प्राणी बन चुका है? तकनीक, विज्ञान, पूंजीवाद, मानववाद, इन सब ने मिलकर एक ऐसा इंसान बनाया है जो कभी जंगल में रहने वाला शिकारी था और अब अंतरिक्ष में बसने का सपना देख रहा है। इंसान अब अपने ही भविष्य का निर्माता बन गया है। वह तय कर सकता है कि अगली पीढ़ियां कैसी होंगी, उनके जीन कैसे होंगे, उनकी सोच कैसी होगी, वे कितनी उम्र जिएंगे। ये ताकत पहले सिर्फ देवताओं के पास मानी जाती थी। अब इंसान खुद ये भूमिका निभा रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम तैयार हैं इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए? क्या हमारे पास उतनी समझ और करुणा है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल सही दिशा में करें? या हम अपने लालच, डर और भ्रमों में फंसकर कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिससे हमें पछताना पड़े? इतिहास यही बताता है कि इंसान की कल्पना शक्ति अपार है। उसने मिथक गढ़े, साम्राज्य बनाए, धर्म फैलाए, पैसे को जन्म दिया, विज्ञान और तकनीक की दुनिया बनाई। लेकिन इसी शक्ति के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। हम जो सोचते हैं वह हम बन जाते हैं, और जो हम बनते हैं वही भविष्य को बनाता है। भविष्य की कल्पना करना हमेशा से इंसानों की आदत रही है। हमने हमेशा ये जानने की कोशिश की है कि आने वाले कल में क्या होगा और क्या हम उससे बेहतर बन पाएंगे। पहले भविष्य की बातें धर्म, संतों और पवित्र ग्रंथों के जरिए की जाती थीं। लेकिन अब विज्ञान और तकनीक ने भविष्य की दिशा तय करने का जिम्मा संभाल लिया है। यह एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है। पहले इंसान सोचता था कि उसका भाग्य ईश्वर या भाग्य के हाथ में है, लेकिन अब वह खुद को भविष्य का निर्माता मानने लगा है। इंसान ने अब जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने की कोशिश तेज कर दी है। विज्ञान के जरिए हम अब उस मुकाम पर पहुंच रहे हैं जहां बुढ़ापा एक बीमारी की तरह देखा जाने लगा है, जिसे ठीक किया जा सकता है। कई वैज्ञानिक संस्थान अब ये दावा करते हैं कि अगले 100 सालों में इंसान की उम्र को 150 से 200 साल तक बढ़ाया जा सकेगा। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान कभी मरेगा ही नहीं, वह अमर हो जाएगा। इस विचार को टेक्नोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी कहा जाता है। इसके पीछे विचार यह है कि अगर शरीर खराब होता है तो उसे रिपेयर किया जा सकता है, जैसे किसी मशीन को किया जाता है। या फिर हमारा दिमाग, हमारी चेतना, हमारे अनुभवों और यादों को कंप्यूटर में अपलोड किया जा सकता है। इसका मतलब ये होगा कि हमारा शरीर तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन हमारा स्व किसी मशीन के अंदर जीवित रहेगा। यह विचार जितना चौंकाने वाला है, उतना ही आकर्षक भी है। लेकिन यह सवाल भी उठाता है, अगर हम अमर हो गए तो क्या हम खुश रहेंगे? खुशी का सवाल पूरी किताब में बार बार आता है। चाहे हम शिकार करते रहे हों या खेती करते, साम्राज्य बनाए हों या विज्ञान का चमत्कार किया हो, अंत में सवाल यही है कि क्या इंसान आज पहले से ज्यादा खुश है? आंकड़े बताते हैं कि आज हमारे पास ज्यादा खाना है, ज्यादा आराम है, ज्यादा सुरक्षा है। लेकिन फिर भी तनाव, चिंता, अवसाद, अकेलापन जैसी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। इसका मतलब है कि भौतिक सुविधा और मानसिक शांति में बहुत फर्क है। खुशी एक मानसिक स्थिति है। यह इस बात पर निर्भर नहीं करती कि हमारे पास कितना पैसा है, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी जिंदगी के बारे में कैसा सोचते हैं। कई शोध बताते हैं कि अगर हम अपने जीवन में उद्देश्य, संबंध और आत्मसंतोष महसूस करते हैं, तभी हमें सच्ची खुशी मिलती है। लेकिन आधुनिक दुनिया में, जहां सब कुछ तेजी से बदल रहा है, जहां हर कोई प्रतिस्पर्धा में है, वहां यह आंतरिक शांति खोती जा रही है। एक और बड़ा सवाल है, क्या भविष्य में इंसान इंसान रहेगा भी? जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, हम खुद को बदलने लगे हैं। हम अब स्मार्टफोन से जुड़े हुए हैं, जो हमारे दिमाग का हिस्सा बन चुके हैं। हम जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, वह गूगल से पूछ लेते हैं। हमारी याददाश्त अब मशीनों में स्टोर है, और यह सिर्फ शुरुआत है।
अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता का दौर शुरू हो चुका है। मशीनें अब इंसानों की तरह सोचने लगी हैं, निर्णय लेने लगी हैं और सीखने लगी हैं। पहले वे सिर्फ गणना करती थीं, अब वे चित्र बना सकती हैं, संगीत रच सकती हैं, कविता लिख सकती हैं और भावनाओं की नकल भी कर सकती हैं। अगर यह विकास इसी गति से चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब मशीनें इंसानों से ज़्यादा बुद्धिमान हो जाएंगी। इस स्थिति को सिंगुलैरिटी कहते हैं, यानी वह क्षण जब कृत्रिम बुद्धि इतनी सक्षम हो जाए कि इंसानी बुद्धि को पीछे छोड़ दे। इसके बाद क्या होगा? कुछ लोग मानते हैं कि यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी क्योंकि ये दुख, बीमारी और मृत्यु को मिटा देगी। लेकिन कुछ लोग इसे बहुत बड़ा खतरा मानते हैं क्योंकि अगर मशीनें खुद सोचने लगी तो वे इंसानों को अनावश्यक मान सकती हैं। इतिहास से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी किसी जीव ने दूसरे जीवों पर नियंत्रण पा लिया तो उसने उन्हें उनके फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इंसान ने जानवरों के साथ यही किया। गाय, मुर्गियां, सूअर सबको हमने अपने हिसाब से ढाल लिया। अब अगर मशीनें हम पर नियंत्रण पा लें तो क्या वे हमारे साथ वही करेंगी? ये डर भी है और चेतावनी भी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें तकनीक से डरना चाहिए, बल्कि हमें ये समझना होगा कि तकनीक एक उपकरण है, वह अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका उपयोग उसे बनाता है। अगर हम तकनीक का इस्तेमाल करुणा, सहयोग और समझदारी से करें तो हम एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे सिर्फ मुनाफा, सत्ता या प्रभुत्व के लिए इस्तेमाल करें तो यह विनाशकारी भी हो सकता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, बल्कि यह है कि हम क्या करना चाहते हैं। अगर हमारे पास हर शक्ति होगी जीवन को बदलने की, मृत्यु को टालने की, प्रकृति को नियंत्रित करने की, तो हम उसका उपयोग किसके लिए करेंगे? क्या हम अपने फायदे के लिए सब कुछ करेंगे या हम दूसरों के लिए भी सोचेंगे? इतिहास हमें यह भी बताता है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता। उसे दूसरों के साथ संबंध चाहिए, प्यार, दोस्ती, सहयोग और समझदारी। अगर भविष्य में सब कुछ मशीनों पर आधारित हो गया और इंसान आपस में जुड़ना भूल गया तो वह चाहे कितना भी अमीर, सुंदर या अमर क्यों न हो, वह अंदर से खाली रहेगा। अंत में सेपियंस ये सवाल पूछती है कि हम आखिर क्या चाहते हैं। हमने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। हमने जंगलों से निकलकर शहर बनाए, शिकार से निकलकर चांद पर कदम रखा, मिट्टी से उठकर इंटरनेट की दुनिया बनाई। लेकिन क्या हमने ये सब इसलिए किया ताकि हम खुश रह सकें? और अगर हाँ, तो क्या हम वाकई खुश हैं? अगर नहीं, तो हमें अपने रास्ते पर दोबारा सोचना होगा। ये किताब हमें सिर्फ इतिहास नहीं सिखाती, ये हमें खुद को देखने की नज़र देती है। ये हमें बताती है कि हम कहाँ से आए हैं और यह सवाल पूछती है, अब हम कहाँ जाना चाहते हैं। हम सब मिलकर भविष्य बना सकते हैं। वह भविष्य सिर्फ तकनीक से नहीं बनेगा, बल्कि हमारी सोच, हमारी भावना और हमारी करुणा से बनेगा। और यही सेपियंस की सबसे गहरी सीख है कि इंसान सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक कहानी गढ़ने वाला जीव है। और अब अगली कहानी हम खुद लिखने जा रहे हैं।